नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी ने फिर दोहराया, योजनाओं के लाभ से कोई भी न रहे वंचित। पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे हम आपको। साथ ही साथ बात करेंगे विपक्षी गठबंधन में नहीं कम हो रही हैं मुश्किलें। कभी सपा, कभी टीएमसी और कभी जेडीयू ने कांग्रेस को सुनाई है खरी खरी। विपक्षी गठबंधन की सियासत पर दिखाएंगे विशेष खबर, साथ ही करेंगे विशेष चर्चा भी। और इसके साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए किस तरह से अयोध्या की तैयारियों को लिया जा रहा है अंतिम रूप। बताएंगे देश भर में मौसम का हाल। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए कोई हकदार। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक खुद पहुंच रही है सरकार। यात्रा से जुड़ने वालों का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत का सख्त रुख। मालदीव के राजदूत को तलब कर दर्ज कराया कड़ा विरोध। भारत में हर स्तर पर दिख रहा है रोष। कई लोगों ने रद्द की अपनी मालदीव यात्रा। ईज माई ट्रिप ने सस्पेंड की सभी फ्लाइट्स और बुकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। अब पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और किसानों के लिए भी उपलब्ध होगी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले 3 वर्षों में पैक्स के पास होगी विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता। विपक्षी इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर रार। जेडीयू पर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, पार्टी को गठबंधन की नहीं, सिर्फ अपनी चिंता। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा को बताया दलित विरोधी। गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शोध रिपोर्ट में बड़ा खुलासा आया। आय असमानता में आई महत्वपूर्ण गिरावट। कहा, 36.3% करदाता कम आय वाले समूह से निकलकर अधिक आय वाले समूह में हुए शामिल। देश के अलग अलग इलाकों में मौसम के अलग अलग रंग। कड़ाके की ठंड की चपेट में समूचा उत्तर भारत। कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। रविवार को हुए चुनाव में हासिल किया 2/3 बहुमत। जीत के बाद पहले ही बयान में भारत को बताया करीबी दोस्त। पीएम मोदी ने दी बधाई। न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो देश भर में निकाली जा रही है और जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं से परिपूर्णता हासिल करना है। और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाना है कि हर योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद कर कहा कि सरकार देश की एक बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्षों के लिए बाहर निकालना चाहती है। इसलिए गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद में पीएम ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन, ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना इसी सोच का नतीजा है। पीएम के साथ संवाद में देश के विभिन्न हिस्सों के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? सर, हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गाँव आएंगे सर। 5 गाँव में 5 गोदाम बनाए सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कि आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है। आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पीएम ने कहा कि पहले ऐसी अनेक बहनें थीं जिनके पास सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसा
कोई न कोई कौशल था, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरा करने का भरोसा दिया है। आज गांव-गांव में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की PM आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए मालदीव के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत मालदीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राजदूत इब्राहिम शाहिब को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि भारत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में समाधान खोजने की जिम्मेदारी मालदीव की है।
वैसे इस मुद्दे को लेकर सरकार ने कोई औपचारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इशारों में नसीहत जरूर दी है। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है, अंडमान्स भी है और हिमालय की ऊंचाई भी है और हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख भी है। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है और भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। वहीं मामले पर मालदीव सरकार के खिलाफ भारत के आम व खास में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म, खेल समेत दूसरे क्षेत्रों के दिग्गजों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने की योजना को रद्द कर दिया है, तो वहीं अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनी इजी माई ट्रिप ने भी मालदीव पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। कंपनी के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी ने कहा कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बीच इंडियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स ने मालदीव को बाइकॉट और देशी टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की है। वहीं मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मामून ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो अस्वीकार्य है। We wish to strengthen those bonds as well. It does not undermine in any way our relationship to India and the fact that this is the strongest power in our neighborhood and that we value this strong friendship. But I think different countries have supported and assisted us in different ways, and that does not make us exclusive friends with any particular country. दरअसल जनवरी के इस हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती और पर्यटन के बेहतरीन स्थल के तौर पर चर्चा होने लगी। इसे लेकर मालदीव के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों में मालदीव के डिप्टी मंत्री भी शामिल रहे। मामला बढ़ा तो मालदीव सरकार ने इसे मंत्रियों का निजी बयान बताते हुए तीनों को सस्पेंड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों और हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर पूरे देश भर में लोगों की जिज्ञासा में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इस सप्ताह लक्षद्वीप शब्द को जिस तरह से इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है, उससे यही पता चलता है कि यह द्वीप टूरिस्ट मानचित्र में सबसे तेज़ी से आगे चल रहा है। इस विषय पर देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट। जो भारतीय किसी सुंदर जगह घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप एक किफायती और आकर्षक विकल्प बनकर उभर रहा है। अब भारतीयों ने जब लक्षद्वीप पर अपनी निगाहें टिका ली है, तो इसका असर मालदीव टूरिज्म पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या लक्षद्वीप भारतीयों की पहली पसंद बनकर उभर सकता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक कदम की बदौलत साल 2024 में लक्षद्वीप भारत के एक सुंदर छिपे हुए रत्न के रूप में उभरा है। लक्षद्वीप समूह की उनकी हालिया यात्रा ने न केवल इसके बुनियादी ढांचे के विकास को, बल्कि इस अछूते स्वर्ग की लुभावनी सुंदरता को भी उभारा है। पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्हें क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नॉर्कलिंग और प्राचीन समुद्र तटों पर आराम करते हुए दिखाया गया था, वायरल हो गया है, जिससे लक्षद्वीप के बारे में गूगल सर्च में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। एक दिन में 50,000 से अधिक खोजों के साथ लक्षद्वीप देश के संभावित पर्यटन उछाल का संकेत देता है। मालदीव, जो भारतीयों के लिए एक समय सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हुआ करता था, राजनयिक तनाव और चीन के साथ बढ़ते संबंधों के कारण पर्यटन के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना कर रहा है और लक्षद्वीप अपेक्षाकृत सस्ते और प्रभावी विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं
मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज़मा ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। इंडिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव जाते हैं और कोविड में हम ही ने उनकी इकोनॉमी को वो करा, पर जो मालदीव के मिनिस्टर्स ने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमने अपनी कंपनी स्टिक ट्रैवल्स को कह दिया मालदीव बेचना बंद करो। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं अपील करता हूँ टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल एजेंट्स को, वेडिंग प्लानर्स को कि आप मालदीव की जगह इंडिया के जो आइलैंड हैं जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पर अपने टूरिस्ट को भेजो। मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप की यात्रा कम बजट में होना भारतीय मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर की तरह है। जिस तरह लक्षद्वीप का पर्यटन यात्राओं के लिए लोगों की प्राथमिकताएं मिल रही हैं, ये सिर्फ पर्यटन के लिए जीत नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो मालदीव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र पर ही काफी हद तक निर्भर है। लक्षद्वीप की खोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान भारतीयों के पर्यटन यात्राओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकता है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय पर्यटन बाजार की गतिशीलता को नया आकार देगा। कूटनीतिक बदलाव के बीच लक्षद्वीप एक किफायती पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिस तरह से लोगों में लक्षद्वीप को लेकर रुचि दिखाई है, उससे टूरिज्म सेक्टर में काफी बदलाव देख सकते हैं। लक्षद्वीप मालदीव के मुकाबले काफी सस्ता है और यही वजह है कि भारत के बजट ट्रैवलर्स अब लक्षद्वीप का रुख कर सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और पीएम मोदी के दौरे के बाद बढ़ती लोकप्रियता के बीच लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तैयारियों को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। इसमें विश्व स्तरीय एयरपोर्ट से लेकर पर्यटन से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटकों के बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के बाद पूरे देश में नहीं, वैश्विक स्तर पे लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। गूगल सर्च पर लक्षद्वीप को सर्च करने वाले 2 दिन तक वो ट्रेंड चला। लोगों ने क्यूरियोसिटी के साथ लक्षद्वीप को समझने की, पहचानने की कोशिश की है। मुझे पक्का विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के बाद, अभी तो हम देख ही रहे हैं जितनी इंक्वायरी आ रही है, अनबिलीवेबल है। पूरे देश से लोग लक्षद्वीप आना चाहते हैं। ये लक्षद्वीप वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सुंदर अवसर है। और हर गुजरते दिन के साथ विपक्षी गठबंधन के मतभेद सुलझने के बजाय गहराते जा रहे हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच जेडीयू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की नहीं, सिर्फ अपनी चिंता है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताते हुए उन्हें गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है। विपक्षी गठबंधन में आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट समझौते को लेकर प्रारंभिक बातचीत कर रही है, वहीं चुनावी तैयारियों के मद्देनजर पार्टी ने 539 लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट जारी की है। ये संयोजक अपने क्षेत्र के हालात से आलाकमान को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस गठबंधन से बाहर मायावती की बसपा से भी बातचीत कर रही है। रविवार को आरजेडी और सोमवार को आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर औपचारिक बैठक की है। मंगलवार को कांग्रेस महाराष्ट्र के अपने सहयोगी दलों एनसीपी के शरद पवार गुट और शिवसेना के उद्धव गुट से सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। लेकिन कांग्रेस के खुद की सियासी चालों ने गठबंधन के घटक दलों के मन में संशय पैदा कर दिया है। जेडीयू के केसी त्यागी ने 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी चिंता है, गठबंधन की नहीं। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस
नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। समाजवादी पार्टी के बाद अब जेडीयू और आरजेडी भी कांग्रेस पर सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है। जाहिर है इस तस्वीर के साफ होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बसपा को गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर तीखा हमला बोला है और अखिलेश यादव को अति पिछड़ा और दलित विरोधी बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को 1995 के यूपी गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर फोकस कर रही कांग्रेस पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने तीखा हमला बोला। अजमल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जा रही है, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाहिर है मुस्लिम समुदाय की रिहायश वाले इलाकों के बीच से गुजरने वाली इस यात्रा के रूट को लेकर गठबंधन दलों के मन में वोट बैंक की सेंधमारी का खतरा है, जबकि भाजपा कह रही है कि वो राहुल गांधी के इस प्रस्तावित यात्रा को गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी का यात्रा मस्ती के लिए, खेलने के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं वो। उधर एक और अहम राज्य महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है, तो वहीं अजीत पवार ने फिर से शरद पवार को लेकर कहा है कि इस उम्र में अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। साफ है कि विपक्षी गठबंधन में वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक परिवार के बढ़ते दखल ने गठबंधन के सूत्र को कमजोर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गठबंधन के सूत्र को कमजोर किया है वंशवाद और भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप हैं, और यही आज जो हमारी विशेष चर्चा का विषय है। विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग पर घमासान। विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग पर घमासान, ये आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारा विशेष है विपक्षी गठबंधन, विशेष चर्चा का विषय आज हमारा है। और धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ रितु चौधरी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। रितु जी बहुत स्वागत है आपका। और हेमराज राम जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हेमराज जी बहुत स्वागत है आपका। रितु जी, अगर सबसे पहले आपके पास आऊँ और ये समझना चाहूँ, जेडीयू ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, आपने देखा है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है और गठबंधन की फिक्र जो है बाकी दल कर रहे हैं, जेडीयू कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अपनी पड़ी है। तो कैसे चलेगा ये गठबंधन? इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपने सपा से लेकर के और तमाम जो इसके पहले, ये कोई आज पहली बात नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर जो इंडिया गठबंधन का जो मत है, जितने भी हमारे पक्ष हैं उनका जो मत है, उसमें तो कोई कलह की कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है तो जितनी भी पार्टियां हैं सबको अपनी बात कहने का हक है। इसमें हमने कोई यहाँ पर तानाशाही जब भाजपा की तरह कोई रूल नहीं चला रखा है। तो यहाँ पर तो हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन भाजपा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बार बार जो है चर्चाएं हो रही है, बार बार जो है बयान दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस चीज का बहुत दर्द है कि ये जो है, जो इंडिया गठबंधन बना है, तो ये क्यों बना है। तो इस चीज को लेकर, और जहां पर बात होनी चाहिए, आज बात होनी चाहिए थी कि बिल्किस बानो के आरोपियों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर जो है भाजपा बात नहीं करना चाहती है। मणिपुर पर बात होनी चाहिए, मणिपुर पर बात नहीं करना चाहती है। बीएचयू पर बात करनी चाहिए, बीएचयू पर बात नहीं करती है। तो ये विषय तो आपको बताया गया होगा ना, विपक्षी गठबंधन पर चर्चा हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, पॉलिटिकल चर्चा है, तो इस पर भी चर्चा कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है वो यानी विषय आपके मन का रहे, विषय आपके मन का रहे। रितु जी देखिए, आपके जेडीयू के साथी बैठे हुए हैं
और मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर गठबंधन में दिक्कत कहाँ है हिमराज जी, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर केसी त्यागी ने कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। संयोजक बनाए जाने को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार नीतीश कुमार को के बारे में कहा गया कि वो इसके लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी इंटरनल पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं गेन करने के लिए? हिमराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा जी, देखिए, जो अभी सीट शेयरिंग का मामला है उसको लेकर के हमारे नेता का ये बार बार बयान आ रहा है, और नेता हमारे चाहते हैं, नीतीश कुमार जी यही चाहते हैं कि कितना जल्दी हम सीटों के शेयरिंग के मामलों को लेकर के जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दा को हटा दे, सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, सब लोग अपने चुनाव की तैयारी में लग जाए, तब जाकर के हमें जो मकसद है हम अपने मकसद की कामयाबी की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना है, यानी हमारे नेता का मानना है कि हम कौन संयोजक बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार है, इससे मतलब नहीं है। हमारे नेता की भी ये चाहत नहीं है कि कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा या वो बनेंगे कि नहीं, और न कभी उन्होंने इसके लिए कभी इच्छा जाहिर की जी। उनका एक ही मकसद है कि कैसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बने, और इसको लेकर के हमेशा लगातार प्रयास करते रहे। विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगातार उनकी कोशिश रही और इसमें वो कामयाब हुए। अब ये मामला जो सीट शेयरिंग का चल रहा है, चुनाव नजदीक है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के घटक दल के तमाम लीडरों का यही राय है कि कितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए ताकि जो है चुनाव में उतरने में। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सीट शेयरिंग कर क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों दिक्कत आ रही है? इतनी बैठकों के बाद भी दिक्कत क्यों आ रही है? हम तो चाहते हैं कि कितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए। 3 सप्ताह का वक्त लिया गया था और 3 सप्ताह का लगभग अब समय पूरा होने वाला है, और हम भी यही चाहते हैं कि कितना जल्दी कांग्रेस को इसमें आगे बढ़ करके इस पर मुस्तैदी के साथ इस पर पहल करना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस तो बीएसपी से बात करने में मशगूल है, कांग्रेस न्याय यात्रा में मशगूल है, तो कैसे बनेगी आप लोगों की? बीएसपी से बात कर रही है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो तमाम जो भाजपा विरोधी ताकत है, भाजपा विरोधी जो दल है, वो तमाम दलों को एक साथ अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। बाकी सभी दल तो आ चुके हैं, कुछ दल इधर उधर की बातें, जैसे बसपा की बात हो रही है, बसपा के बहन मायावती जी ने इस बात को लेकर के बीच में काफी चर्चा भी आई कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट होने जा रही है। लेकिन जो भी मामले हैं इसको भी बिल्कुल जल्द ही क्लियर कर लेना चाहिए, संशय नहीं बना रहना चाहिए। सपा आपके साथ है, और सपा का क्या रुख है ये ऋतु जी को भी पता होगा और हिमराज जी आपको भी पता होगा। तो इस पर इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है कि दरअसल यहाँ पर सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, अदरवाइज हम उनका ज़रूर इस पर रिएक्शन लेते। फिलहाल मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी बहुत परेशान है दरअसल इस पूरे गठबंधन से, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। कितना आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है ये परवान चढ़ेगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है? निखिल जी, सभी को अपने अपने दल की चिंता है, हमें देश की चिंता है। समीकरण से सत्ता गढ़ी जा सकती है, समाज नहीं गढ़ा जा सकता है। हमें समाज की चिंता है, हमारी चिंता के केंद्र में राष्ट्र है। हमें लोकमत, जनमत, अभिमत और बहुमत इस सभी को लेकर के चलना है। हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना भारत उनके भीतर समाया हुआ है, भारतीयता का भूषज भारत जिस तरह से उनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी क्रांति के वाहक है, अस्तित्व के आख्यान है। विपक्ष के पास इनके सामने कोई नहीं तैयार है खड़ा होने के लिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास है, विशाल जनजीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर अंतर प्रवास की अंतर्दृष्टि, आत्महंता व अमोघ आत्मविश्वास तथा निष्ठा के साथ जिस तरह से भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष लगातार जो बैठकें कर रहा है उसमें क्या चिंता है?
सभी को अपने अपने चिंता है, अपने अपने दल की चिंता है, अपने अपने अहम और अपने अपने वहम में पड़े हुए हैं। भाई हम कहाँ करें? हम तो चाहते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बने, कोई पिद्दी विपक्ष नहीं बने, ताकि एक मजबूत राष्ट्र में विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की परिकल्पना करते हैं। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन इनके भीतर अपनी असहमति देखिए, कितनी असहमतियां। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अभी लालू लल्लन और ललटेन सबको निपटाया, सोनिया के लाल को भी उन्होंने आंख दिखाया कि भाई जल्दी से मुझे बनवाओ संयोजक, नहीं तो मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो। ये यहाँ एक दूसरे पर अविश्वास की ऐसी गहरी खाई है कि उसी की नहीं हो रही भरपाई है। आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1 सीट जीता महाराष्ट्र में। सारे लबोलुआब ये है कि सारे क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस की क्षय हो और इनकी जय हो, क्योंकि कांग्रेस के क्षय में ही इनकी जय है। जो क्षेत्रीय दलों ने स्पेस लिया, किससे लिया है? महाराष्ट्र में आप क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी नहीं मानते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस, वो कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानते हैं। तो इतने जो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए हाथ जोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? कौन देश की जनता खड़ा होगी? ठीक है, दरअसल उनके साथ जाएगा इनके साथ रहना? दरअसल कई सारे जी दरअसल जो सवाल है वो ये है कि कई बार जैसे सपा और बसपा एक साथ नहीं आना चाह रहे, कांग्रेस सपा को भी साधना चाह रही, बसपा को भी साधना चाह रही, और ये सारी चीजें जो दूसरे दल हैं उनके मन में संशय पैदा कर रही कहीं ना कहीं। आज हमारे पास वक्त सिर्फ इतना ही है इस चर्चा के लिए, तो आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, धनंजय गिरी जी आपका, ऋतु जी आपका और हिमराज जी आपका, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से बुधवार तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। पीएम मोदी दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे 8 से 10 दिसंबर तक और जनवरी तक, और मंगलवार को पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो में कंपनियां विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर्स ई मोबिलिटी, स्टार्टअप, सूक्ष्म एमएसएमई, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी संवाददाता मेघना देव ने इस पूरे ये जो समिट होने जा रही है उसके वहां पर उसका जायजा लिया और इंडेक्ट वी के जनरल मैनेजर से खास बातचीत की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस ट्रेड शो का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए देश विदेश से कई व्यापारी, कई एग्जिबिटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहां पर आए हैं। गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है और तकरीबन 13 डोम बनाए गए हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल मैनेजर इंडेक्स बी के जो है कल्पेश जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले ट्रेड शोज के मुकाबले इस बार क्या डिफरेंट है, क्या अलग है? समिट के साथ साथ एक ट्रेड शो का भी आयोजन होता है। समिट के 2 भाग रहते हैं, एक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, जहां पे विषय वस्तुएं पसंद की जाती हैं जो अपने देश, काल और जनता जनार्दन को स्पर्शती होने वाली, और उसने जिस इस थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, तो आने वाले काल में हमें क्या स्पर्श करेगी, क्या कौन सी बाबतें स्पर्श करेगी और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होती है, उसका मंथन समिट में यानी कि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में होता है। इस बार कितने देश हिस्सा ले रहे हैं इसमें, कितने पवेलियंस होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है कि क्या क्या लोगों को यहाँ देखने मिलेगा? यहाँ पे 13 अलग अलग डोम्स हैं जो पक्के डोम्स हैं, वहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और यहाँ पे 13 अलग विषय वस्तुओं पे आधारित 13 डोम में प्रदर्शनी हो रही है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं, 20 से ज्यादा कंट्री अपना पेविलियन बना रहे हैं और 13 अलग अलग विषय वस्तु यानी कि थीम पे यहाँ प्रदर्शनी हो रही है। इस बार हम अगर देखें तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन के पहले इस ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके कई पवेलियंस, उनके कई स्टॉल्स नजर आएंगे और वो टेक की दुनिया में या व्यापार की दुनिया में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कहां पर यह कोलैबोरेशन हो सकता है, उसके विषय में बातचीत होगी। और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ग्लोबल ट्रेड शो का वेन्यू फुल है, पैक्ड है, जिससे इसकी उत्सुकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा और मेरे सहयोगी विनोद ओझा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। देश में सहकारिता के क्षेत्र में अहम बदलाव हो रहे हैं। पैक्स के जरिए अब पीएम जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं। दिल्ली में इन केंद्रों के संचालन के लिए आयोजित महासंगोष्ठी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे सहकारिता के विकास को बढ़ावा मिले। अब तक पैक्स के जरिए 2300 जन औषधि केंद्र खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने तमाम अहम फैसले किए हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी यानी पैक्स को ज्यादा लाभदायक बनाने और इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोलना हो या पेट्रोल पंप या LPG डीलरशिप लेनी हो, पैक्स के जरिए ऐसे कई काम किए जा सकते हैं। पैक्स के माध्यम से सस्ती दवाएं ग्रामीण इलाकों में मिल सकें, इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। पैक्स के जरिए अब जनौषधि केंद्रों को भी खोला जा सकेगा। मोदी सरकार ने पहले चरण में अब तक 2300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को मंजूरी दे दी है। देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक
प्रकार से आज घोषणा किया है। मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है, इसका मुझे विशेष आनंद है। अब तक देश में 10,500 पीएम जनौषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर बाजार से 80 से 92% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। जनौषधि केंद्रों से रोजाना 12 से 15 लाख लोग दवाएं ले रहे हैं। इन केंद्रों पर सस्ती दवाओं की बिक्री से गरीबों को 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एप्लीकेशन तो 4,000 लोगों ने की थी, लेकिन 2300 लोगों ने 2,300 पैक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है। उसमें से 500 पैक्स ने जनौषधि केंद्र ओपन कर दिया है। हम चाहते हैं आज रेलवे स्टेशन पर जनौषधि केंद्र ओपन हो रहा है। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पैक्स के माध्यम से जनौषधि केंद्रों की सांकेतिक शुरुआत भी इस मौके पर की गई। इसके लिए सर्टिफिकेट वितरित भी किए गए। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया है। सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। और अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भरतकुंड, रामकुंड, जटाकुंड, शत्रुघ्न कुंड और गया कुंड आदि तीर्थ हैं, जिनके जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। भरतकुंड के बारे में भी रुद्रयामल के अयोध्या खंड में भगवान शंकर कहते हैं कि प्रयाग में जो 12 सालों तक कल्पवास का फल है, वो मात्र नंदीग्राम के दर्शन से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। श्री राम के छोटे भाई भरत की तपस्थली नंदीग्राम भी 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयार है। नंदीग्राम की महत्ता और तैयारियों पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र की अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट। जो कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्यापुरी मस्तके
स्पष्ट तौर पर वर्णन आया है कि जो सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान है वो भगवान के मस्तक में विराजते हैं और अयोध्या के 3 ग्रामों में सबसे विशेष ग्राम माना जाता है। भगवान भरत ने यहाँ पर 14 वर्षों तक लगातार तपस्या की और यहीं से अयोध्या का कार्यभार संभाला जब उन्होंने खड़ाऊ के रूप में भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किया सिंहासन पर। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा नंदीग्राम और त्रेतायुग का आध्यात्मिक केंद्र भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भरतकुंड के आसपास भी सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम के छोटे भाई भरत ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम में ही रहकर इसी पौराणिक स्थल पर कठोर तपस्या की और श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर विराजमान कर यहीं से अयोध्या के राज्य भर का संचालन किया। तभी से सनातन संस्कृति में पादुका पूजन की परंपरा चल निकली। यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान और उनके अनुज श्री भरत जी का पवित्र मिलन हुआ। नंदीग्राम के बहुत ही प्राचीन स्थलों में से एक इस वक्त हम हैं भरत हनुमान मिलन मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन है। परमात्मा दास जी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा यहाँ के महात्म्य के बारे में बताइए और क्या बदलाव हुआ है। जय सिया राम। ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर है, लेकिन आप जब गेट के अंदर एंट्री मारे हैं तो प्राचीन भरत गुफा है जहाँ की 14 साल तक ये मानता है कि 14 साल तक प्रभु भरत जी 2 फीट का गड्ढा, वो गुफा नहीं है, उसको लोग गुफा कहते हैं, 2 फीट का गड्ढा खोदकर नीचे प्रभु बैठे थे, वो स्थान है यहाँ पर। और ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर श्री प्राचीन गुफा श्री मणि रामदास छावनी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। नंदीग्राम के पास भरतकुंड से लगे तमाम घरों में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां पर आपको छोटा सा मंदिर ना दिखाई दे। क्यों ना हो, प्रेम की पराकाष्ठा, भरत के त्याग और तपस्या की धरती है नंदीग्राम। भगवान श्री राम के 2 परम भक्त हनुमान जी और भरत के मिलन की धरती है नंदीग्राम। अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या नगरी में राम लला का पवित्र गर्भगृह दुनिया भर के लाखों श्री राम भक्तों के स्वागत के लिए अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार है। इससे जुड़ा एक नया वीडियो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतीय स्टेट बैंक ने देश में आय की असमानता पर एक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मध्यम वर्ग के मजबूत होने से आय की असमानता में कमी आई है। इसमें महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई के आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी का भी जिक्र किया गया है।
और ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुप्रतीक्षित गहरे समुद्र की परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एक्स पर की गई एक पोस्ट पर उन्होंने इसको साझा कर इसकी घोषणा की। और न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। परिणाम से पहले मंत्री पद की शपथ ले चुके भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह ने 12,000 से अधिक वोटों से हराया है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कर्नाटक बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय कैडेट कोर की 4 और इकाइयां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमोदित इकाइयों में उधमपुर, कुपवाड़ा और कारगिल में एक मिश्रित सेना बटालियन और उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में ईडी की टीम पर हमला मामले में ईडी ने बंगाल पुलिस पर घटना में आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाने का आरोप लगाया है। ईडी ने टीम पर हुए हमले में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की शिकायत की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के यमुनानगर में 4 दिनों की पूछताछ के बाद 5वें दिन इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी सहयोगी कुलविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।